स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे गुप्त काल की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मौर्योत्तर काल या पूर्व गुप्त काल भी इसको कहते हैं, या मौर्य के बाद और गुप्त काल से पहले। आज गुप्त काल आ रहा है, हमने उससे पहले पढ़ दिया है। तो देखिए हमने मौर्योत्तर काल में क्या क्या पढ़ा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बार। देखिए हमने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य के देशी उत्तराधिकारी थे और जो विदेशी उत्तराधिकारी थे, दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए। शुंगवंश, कर्णवंश, सातवाहन और कलिंग का चेदी वंश, ये मौर्य साम्राज्य के देशी में थे। और जो विदेशी उत्तराधिकारी हुए, हिंद यवन, शक, पार्थव और कुषाण, ये विदेशी उत्तराधिकारी यहाँ पर हुए। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। इसके बाद धीरे धीरे कनिष्क का पतन हो गया। ठीक है, तो ये तो मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ और आज गुप्त काल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है ना। तो उससे पहले उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक वंश चल रहा था फ्रेंड्स, सातवाहन, ये संगम वंश। कौन सा वंश? संगम वंश। जिस समय सातवाहन वंश चल रहा था, ये वाला देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, जिस समय सातवाहन वंश दक्षिण भारत में था, उसी समय देखिए दक्षिण भारत में था, उसी समय तमिल में, देखिए तमिल ये भारत का दक्षिणी सिरा है, तो तमिल दूर जहाँ पर तमिलनाडु है आसपास, यहाँ पर किसका शासन था फ्रेंड्स? संगम काल यहाँ पर चल रहा था। और संगम का अर्थ यहाँ पर क्या है? संज्ञा परिषद से था। ठीक है, संगम काल संगम साहित्य से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर तीन प्रकार के वंश ज़्यादा हुए, चेर और चोल और पांड्य। ठीक है, तीन प्रकार के थे, आप इमेज से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के दक्षिणी भाग है ये और तमिलनाडु है, इसके ऊपर सातवाहन वंश थे। तो दूर तमिल में यहाँ पर आप देखिए चेर लिखा हुआ है और यहाँ पर पांड्य लिखा है, यहाँ पर चोल लिखा है। ठीक है, जो चेर लोग थे ये पश्चिमी भाग में थे। ठीक है, यहाँ पर केरल का एरिया है। पांड्य थे यहाँ पर जो दक्षिण भाग है लास्ट, और चोल देखिए आप, चोल पूर्वी भाग या उत्तरी भाग आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो मेनली तीन वंश हुए, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे। तो ये तीन प्रकार के वंश यहाँ पर हुए। ठीक है, इन्हीं के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाता है। तो संगम साहित्य में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, संगम साहित्य में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। संगम साहित्य आप ध्यान रखिए, संगम का परिषद था, तीन वंश हुए। ठीक है, और आपको इसमें याद रखना है फ्रेंड्स कि संगम साहित्य की पुस्तकें कौन सी थी। हाँ, दो पुस्तकें इसमें फेमस है। एक आप याद कर लेंगे, मणि मेकलाई और दूसरी शिलापद्दिकरम। ठीक है, शिलापद्दिकरम या पद्दिकरम। ठीक है, तो संगम साहित्य की दो पुस्तकें प्रसिद्ध हुई, मणि मेकलाई और शिलापद्दिकरम। ठीक है, शिलापद्दिकरम आप नोट कर लेंगे इसको। तो संगम साहित्य में आपने ये याद रखना है, तमिल क्षेत्र में था जब सातवाहन वंश के आसपास ये बात है। देखिए संगम साहित्य का जो समयावधि है वो बताना भूल गया, 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, संगम साहित्य को जो समयावधि है, संगम साहित्य की समयावधि है 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। तो देखिए पूरा 400 वर्ष हो रहा है, क्योंकि हम 100 ईसा पूर्व से हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक की तरफ आएंगे, फिर एक से हम आगे बढ़ेंगे, 304 साल हो रहे हैं। ठीक है ना, ये समस्य के जन्म के आसपास की बात है। तो संगम साहित्य दक्षिण भारत के दूर क्षेत्र में, जो लास्ट है यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, यहाँ पर स्थापित होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और पिछली वीडियो आप देख लीजिए मौर्योत्तर काल में जो वंश हुए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम गुप्त काल शुरू करते हैं। गुप्त काल के अंतर्गत कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल। तो फ्रेंड्स देखिए गुप्त काल हम पढ़ते हैं, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका समयावधि आप सबसे पहले याद कर लीजिए, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बीच इसके बाद संगम काल के बाद की बात है, क्योंकि संगम काल 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी चला था। तो उसके बाद के लगभग ये 19 साल बाद की बात है कि गुप्त काल आया था। ठीक है, तो गुप्त काल के साथ साथ अन्य वंश भी है, लेकिन अंत में गुप्त काल प्रभावी रहा और गुप्त काल ने शासन किया। ठीक है, तो गुप्त काल का जो हमें प्रूफ मिलता है वो दो स्रोतों से मिलता है फ्रेंड्स। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, और हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। साहित्यिक और पुरातात्विक दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में जैसे हम पुराणों से या ह्वेनसांग फाहियान जो यात्रा करने आए थे उनसे, कालिदास के नाटकों से मिलता है, और एक शूद्रक लेखक हुए फ्रेंड लेखक, उनका एक नाटक है मृच्छकटिकम। ठीक है, उससे हमें पता लगता है। ठीक है ना, तो उस समय गुप्त काल पीरियड का पता लगता है। तो मृच्छकटिकम नोट कर लेंगे आप, मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक ने लिखी है ये, ध्यान रखिए फ्रेंड। इस समय गुप्त काल के समय काफ़ी महान कवि हुए हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि जो बड़े बड़े
खगोल शास्त्री हुए, वो सब इसी समय, इसलिए स्वर्णिम युग कहते हैं। गुप्त काल अपने आप में इंपॉर्टेंट स्थान रखता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो गुप्तों का जो समय मैंने बता दी, साहित्यिक स्रोत से पता लगता है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अभिलेखों से, ठीक है फ्रेंड्स। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो इनका जिक्र अभिलेखों से हमें मिलता है, अभिलेखों से मिलता है। और स्वर्ण मुद्राएं जो इन्होंने चलाई थी गुप्त काल में, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे, ठीक है। ये भी आप याद करने के बाद में दिनार, जो दिनार इन्होंने चलाई थी, स्वर्ण मुद्रा कह रहे हैं गुप्त काल में, ये इनसे हमें पता लगता है, ठीक है। इससे हमें प्रूफ मिलता है। पहले लोगों का कथन था कि गुप्त लोग वैसे थे, लेकिन बाद में ये कहा जाने लगा कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है। बाद में कहते थे लोग कि ये क्षत्रिय थे और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए थे, ठीक है। पूर्वी यूपी से आए थे, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये आए थे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए, तो आप उसको थोड़ा समझ के आप पढ़िए, क्योंकि इसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा समझ के देखिए सबसे पहले कौन आया। कहीं कहीं इतिहासकारों ने माना है कि गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त एक हुए हैं, ठीक है। गुप्त काल के जो संस्थापक हुए हैं वो हुए हैं चंद्रगुप्त एक। लेकिन कितनों ने माना है कि सबसे पहले कौन आए, श्रीगुप्त आए, ठीक है। उसके बाद कौन आए, इनके पुत्र घटोत्कच आए, आप नोट कर लेंगे, घटोत्कच। फिर चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त कौन, एक, चंद्रगुप्त एक बोलेंगे, ध्यान रखिए चंद्रगुप्त एक बोलेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इससे पहले मौर्य उसमें भी थे, इसलिए चंद्रगुप्त एक बोलेंगे। फिर इसके बाद आए समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर याद रखो आप रामगुप्त आए, इनके पुत्र। फिर चंद्रगुप्त, लेकिन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ये थे तो सेकंड ये आए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये आए, ये क्रम पे लगाने के लिए आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो आए, इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद मैं लिख देता हूँ फिर कुमारगुप्त एक, ठीक है। इनके पुत्र हुए कौन, इनके पुत्र हुए कुमारगुप्त एक, तो कुमारगुप्त एक में लिख देता हूँ, कुमारगुप्त एक, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर कुमारगुप्त आते हैं सेकंड, फिर ये वाले कुमारगुप्त सेकंड, और लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स विष्णुगुप्त, ठीक है। इसके बीच और भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये अंतिम जो मौर्य वंश के सॉरी गुप्त काल के थे वो विष्णुगुप्त आते। तो आपने नोट कर लेगा, इस क्रम से हम पढ़ेंगे मेन इन्होंने जो काम किए, ठीक है। तो गुप्त काल में ये क्रम से राजा हुए हैं, ठीक है। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया नहीं, वैसे इन्होंने कुछ खास काम नहीं किए और कोई इन्होंने आक्रमण किया नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये आता नहीं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त एक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुराणों से हमें पता लग गया, ठीक है, पुराणों से पता लग गया या किसी अभिलेखों से हमें पता लगा गुप्त काल के बारे में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, श्रीगुप्त से ही पढ़ते हैं। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है, माने जाते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। 275 ईस्वी में ये बैठे थे, ध्यान रखिए 275 ईस्वी। और जबकि हम पढ़ रहे हैं कब, हम पढ़ रहे हैं 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, ठीक है। तो 319 275 ईस्वी फ्रेंड इससे पहले आया होगा, लेकिन इनको इतिहासकार न माने। गुप्त काल का जो वास्तविक समय मानी है वो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी मानी है, जबकि 275 पहले आ गया है, ठीक है। लेकिन ये गुप्त काल में इनको किसी ने माना नहीं, इसलिए 319 ईस्वी से 550 ईस्वी गुप्त काल का समय मानी गया, आप देख लो, ठीक है। घटोत्कच का जो टाइम पीरियड है, घटोत्कच का टाइम पीरियड देख लो फ्रेंड्स, घटोत्कच का टाइम पीरियड है 300 से 319, ठीक है, ईस्वी, ये भी ईस्वी क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 319 ईस्वी में जब घटोत्कच मरते हैं तो यहाँ से गुप्त काल का वास्तविक शुभारंभ माना गया है, ठीक है। तो ये दोनों छोटे राजा थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों छोटे राजा थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो चंद्रगुप्त एक आया, ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त एक का जो समय थी वो 319 से आगे चलेगा, ठीक है, 319 से आगे चलेगा। तो चंद्रगुप्त एक की जो समय है वो है फ्रेंड 319 ईस्वी से 350, ठीक है, 350 ईस्वी, लगभग 30 साल उन्होंने लगभग किया राज, ठीक है, 350 ईस्वी। चंद्रगुप्त एक वास्तविक संस्थापक माने जाता है, आप नोट कर लो, गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त एक, ठीक है। चंद्रगुप्त एक इंपॉर्टेंट है, आपकी इमेज भी आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त एक वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इनकी फोटो यहाँ पर लगी, आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त एक, ठीक है ना। और इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, लिच्छवी जो वंश होता था लिच्छवी, ठीक है, उनकी बेटी से इन्होंने शादी की थी, उनका नाम कुमारा देवी था, ठीक है। चंद्रगुप्त एक ने, जो ये थे चंद्रगुप्त एक ने, इन्होंने नया गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में, ठीक है। किसी जब राज्य का राजारोहण होता था किसी राजा का, तब गुप्त संवत या संवत वगैरह चलाते, जैसे शक ने वो चलाया था, ये कनेक्शन चलाया था 78 ईस्वी में। तो जब किसी का राजारोहण होता था फ्रेंड्स, ठीक है, राजा का, तब ये संवत चला देते, ठीक है। तो 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया, ठीक है, संवत होता है इनका, कैलेंडर होता है, ठीक है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी,
ठीक है, इसमें इतने आप पढ़ेंगे। इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त एक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद शासक हुए हैं, ठीक है, इसके बाद जो इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, वो इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ध्यान रखिए, संगीतज्ञ, कवि और सबसे महान शासक, ठीक है। गुप्त काल के अगर सबसे प्रथम महान शासक की बात करें तो उनकी तुलना भारतीय नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन फ्रांस के थे, उनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है, ठीक है ना। तो काफ़ी महान शासक थे। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आए फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त, जो इनके पुत्र थे। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त ने क्या किया हम उसको चर्चा करेंगे। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, इनकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। इससे पहले एक वीडियो में आपको मैंने बताया था समुद्रगुप्त के बारे में, याद करो। तो उनका एक प्रयाग वाला स्तंभ लेख है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख वही है जो अशोक का था, लेकिन उन्होंने अपने उसमें लिखवाया था, ठीक है। प्रयाग वाला जो स्तंभ लेख था, इलाहाबाद वाला, तो उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी उसमें लिखवाया था। समुद्रगुप्त की जानकारी वहाँ से मिलती है, जो अशोक का स्तंभ लेख है उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर लिखवाया है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में देखिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त कवि और संगीतज्ञ थे, ठीक है। चंद्रगुप्त एक के बाद आए। समय दिवस याद करने की जरूरत नहीं है। 350 ईस्वी से और 375 आप लिख लीजिए। 350 ईस्वी से 350 में चंद्रगुप्त एक की मृत्यु होती है, उसके बाद, ठीक है, 375 तक समुद्रगुप्त आए, ठीक है। कवि भी थे, संगीतज्ञ थे। देखिए वीणा बजाने में ये वीणा बजाने में निपुण थे, ठीक है। वीणा बजाते हुए इनकी मुद्राओं पर फोटो भी मिली हुई, चित्र मिले हुए। तो ये इससे प्रूव लगता है कि समुद्रगुप्त भी वीणा बजाते थे, संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति जो मैंने आपको कहा था स्तंभ लेख है इलाहाबाद में, जो कि अशोक ने बनाया था, उस पर इन्होंने उत्कीर्ण कराया था, ठीक है। उत्कीर्ण कराया था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, को नोट कर लीजिए आप। प्रयाग प्रशस्ति एक पत्थर का स्तंभ लेख है, ठीक है ना। तो इसकी जो रचना की है वो हरिसेन ने की है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है, मतलब उस पर लिखवाया था, ऐसा मानते हैं कि हरिसेन ने उस पर लिखवाया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के युद्ध के मंत्री थे, उनके युद्ध के वो मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, हरिसेन ने लिखवाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक ने, आपको पता है मैंने पहले बता चुका हूँ, अशोक की उसमें स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख बता रखे मैंने। पिछली वीडियो आप देख लीजिए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इन्होंने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र किसका? समुद्रगुप्त का उपनाम है लिच्छवी दौहित्र, ठीक है। लिच्छवी वंश उसमें होता था, तो लिच्छवी दौहित्र इन्होंने स्वयं को कहा है, उपनाम से इन्होंने अपने को तुलना की है, लिच्छवी दौहित्र बोला है, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, मैंने बता दिया। ये वीणा बजाते थे, युद्ध कौशल में निपुण थे। कौन? समुद्रगुप्त। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फ्रांस के राजा थे ये, इनसे तुलना होती है इनकी, क्योंकि नेपोलियन भी वहाँ युद्ध कला में निपुण थे। लेकिन समुद्रगुप्त का व्यवहार आचरण नेपोलियन की तुलना में अच्छा था, लेकिन फिर भी तुलना हम युद्ध कौशल के कारण कर रहे हैं, ठीक है। इनको कविराज की उपाधि भी मिली है। किसको? समुद्रगुप्त को नोट कर लो, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली है, ठीक है। और इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, ऐसा माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने जो सिक्के हैं इनके, उसमें अश्वमेध यज्ञ के इसमें चित्र मिले, तो इससे प्रूफ लगता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसको आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में पूछ सकता है आपको, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, टॉपिक नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हम वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं, जैसे हम वीडियो चला ही रहे हैं, तो उसके जो क्वेश्चन छोटे होंगे वस्तुनिष्ठ में कवर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं? समुद्रगुप्त के बाद आते हैं केवल एक साल या उसी साल के लिए 375 ईस्वी में केवल रामगुप्त। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, इस पर भी संशय है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त के बाद की बात आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद देखिए फ्रेंड्स कौन आए, तो समुद्रगुप्त के बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कौन? रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आए फ्रेंड्स? रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त केवल एक साल रहे, 375 ईस्वी में ही रहे, ठीक है। इसके पीछे एक कहानी है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, ठीक है। समुद्रगुप्त जो इससे पहले आए थे, समुद्रगुप्त के एक पुत्र थे रामगुप्त और दूसरे पुत्र थे कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रामगुप्त के समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक थे कौन? रामगुप्त और दूसरे थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य को उपाधि दी, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वयं को विक्रमादित्य को उपाधि दी, इसके बाद उपाधि दी, इसके बाद ही बैठे थे। लेकिन इसके बीच एक कहानी है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों भाई थे और दोनों लड़के थे समुद्रगुप्त के, जो उससे पहले है, ठीक है। इनमें रामगुप्त कायर था, चंद्रगुप्त सेकंड बहादुर टाइप के थे, जबकि रामगुप्त बड़े भाई थे, चंद्रगुप्त सेकंड छोटे भाई थे, ठीक है। तो रामगुप्त थोड़ा कायर डरपोक के कारण गद्दी पर नहीं बैठ पाए, ठीक है। इसके पीछे कहानी कि एक बार क्या हुआ, रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया था, ठीक है। शक, ध्यान रखिए, शक मैं आपको बता चुका हूँ। शकों ने रामगुप्त के समय आक्रमण किया था और एक ऐसी संधि की थी कि जिसमें कि
जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड को बुरा लगा था, ठीक है। संधि में ये था कि उन्होंने जो शकपति थे, जो शकों के राजा थे उस समय, उन्होंने ध्रुवसामनी जो थी, किनकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी, जो ये रामगुप्त हैं इनकी पत्नी ध्रुवसामनी थी, इनको शकों के पास सौंपना था, ठीक है। तो ये राजी हो गए, कौन, रामगुप्त राजी हो गए, जिससे कि चंद्रगुप्त सेकंड को बुरा लगा, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड काफ़ी बहादुर थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, रामगुप्त को कहा कि मैं ध्रुवसामनी के वेश में जाता हूँ, ठीक है, ध्रुवसामनी के वेश में जाता हूँ। और चंद्रगुप्त सेकंड ध्रुवसामनी वेश में शकपति के पास गए और शकपति की हत्या कर दी, ठीक है। तो एक भाई जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो गद्दी पर बैठे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप कहानी समझ गए होंगे। तो चंद्रगुप्त, तो आप समझ जाइए इसको, रामगुप्त ज़्यादा नहीं रहे। तो रामगुप्त का जो वर्णन मिलता है वो देवी चंद्रगुप्तम ये रचना है, और यह रचना लिखी गई है विशाखा दत्त द्वारा, ठीक है। ये रचना किसने लिखी है, विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, ध्रुवसामनी रामगुप्त की पत्नी थी, जो कि शकपति के पास जाने से बच गई, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड ने शकपति को शकों को मार देता, मतलब, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड क्योंकि बहादुर थे वो गद्दी पर बैठ गए। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य हम कह रहे हैं, जिनको विक्रमादित्य कह रहे हैं फ्रेंड्स, वो गद्दी पर बैठे। और वो गद्दी पर कब बैठे, 375 ईस्वी में, क्योंकि रामगुप्त ज़्यादा नहीं रहे, तो 375 ईस्वी में ही, 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त सेकंड बैठते हैं, जिनको विक्रमादित्य हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य भी कह रहे हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, ध्यान रखिए, अपने बड़े भाई की हत्या की थी रामगुप्त की, क्योंकि ये काफ़ी कायर थे और ये संधि को उन्होंने मान ली थी, जो कि उनको गलत लगा, तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठे। ये समुद्रगुप्त के बाद दूसरे श्रेष्ठ शासक होते हैं गुप्त काल के, ठीक है। इन्होंने विक्रमादित्य और परम भागवत और सकारी, इनकी 4 उपाधियाँ थी चंद्रगुप्त सेकंड की। सकारी मतलब शकों के दुश्मन, ठीक है। इनकी उपाधियाँ थी। तो इनकी उपाधि कौन सी थी फ्रेंड्स, देखिए इनकी जो उपाधियाँ थी वो थी विक्रमादित्य और परम भागवत और सकारी मतलब शकों के दुश्मन, ठीक है। सकारी इनकी उपाधियाँ थी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, परम भागवत की उपाधि 2 लोगों ने धारण की गुप्त काल में, एक समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त सेकंड ने। इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही ने नहीं की, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ने परम भागवत की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया। ध्यान रखिए, गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय नवरत्न भी होते थे, ठीक है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन थे, नवरत्न होते हैं, जिनमें कालिदास धन्वंतरी का नाम प्रसिद्ध है। कालिदास और किसका नाम, धन्वंतरी का नाम, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड के समय नवरत्न होते थे, उनमें से कालिदास और धन्वंतरी का नाम प्रसिद्ध है। तो कालिदास को ध्यान रखिए भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, भारत का शेक्सपियर, ठीक है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कालिदास ने अधिकतर जो ग्रंथ लिखे हैं वो प्रणय कथा पर लिखे हैं, प्रेम कथा पर लिखे हुए हैं, जिस प्रकार शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, आयुर्वेद के जनक भी थे, उन्होंने नवनीतकम एक पुस्तक लिखी है धन्वंतरी ने, नवनीतकम, ठीक है। ये पुस्तकों के नाम इत्यादि जो है वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए थे कुमारगुप्त एक, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आए, कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्रादित्य भी कहते हैं, ठीक है। ये क्रम से आप पढ़ लेंगे। कुमारगुप्त का समय है 415 से 455 ईस्वी, ठीक है। 415 से 455 ईस्वी का जो समय है वो है कुमारगुप्त एक का, कुमारगुप्त एक, ठीक है। कभी एक क्रम पे लगाने के लिए पूछता है। कुमारगुप्त एक की जो उपाधि थी वो थी महेंद्रादित्य, ठीक है। 415 से 455 ईस्वी तक काल था। इनके समय एक खास घटना भी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र था बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, पहले बता चुका हूँ। और इन्होंने खास और विजय प्राप्त नहीं की थी, इनका कुछ खास जिक्र मिलता नहीं है। 415 से 455 तक इन्होंने लगभग 40 साल ये रहे थे, ठीक है। कुमारगुप्त एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल नालंदा विश्वविद्यालय और महेंद्रादित्य इनकी उपाधियाँ पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगर बात करें, मैंने पहले बताया था स्कंदगुप्त, ठीक है। इस क्रम में अगर बात करें तो इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कौन, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त
तो स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है। हूण बर्बर जाति थी, ठीक है। हूण कहाँ की थी? बर्बर जाति, मध्य एशिया की, ठीक है। तो स्कंदगुप्त शासक थे अंतिम, लेकिन अंतिम महान इसके बाद आए, लेकिन महान की अगर बात करें तो इनके बाद महान कोई नहीं हुआ, मतलब कहने का ये है स्कंदगुप्त गुप्त काल के अंतिम महान शासक थे। इनके समय हूणों ने आक्रमण किया था, ठीक है। हूण कौन थे? मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की बर्बर एक जाति थी हूण। इनको मलिच्छ भी कहा गया है, ठीक है। इनको मलिच्छ भी कहा गया है, मलिच्छ, इनको मलिच्छ भी कहा गया, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मैंने बताया था आपको, तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख का है गुजरात में, क्योंकि हमें अधिकतर जानकारियाँ अभिलेखों से मिलती है। और कौन सा अभिलेख का है आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ जूनागढ़ का है गुजरात में, जिसमें कि रुद्रदामन के बारे में और यहाँ से स्कंदगुप्त के बारे में मिलता है। रुद्रदामन पहले मैं बता चुका हूँ आपको, शकों के राजा हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, विक्रमादित्य की उपाधि इनको मिली थी, किसको? एक तो विक्रमादित्य मिली थी समुद्रगुप्त को, एक मिली थी चंद्रगुप्त सेकंड को, और एक स्कंदगुप्त को। मतलब 3 जो महान राजा थे, तीनों महाराजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऐसा मत सोचना आपकी केवल चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। तो स्कंदगुप्त तीसरे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, किसके बाद? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, ठीक है। क्योंकि कुमारगुप्त भी प्रसिद्ध नहीं हुए, स्कंदगुप्त काफ़ी महान थे, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, ठीक है, ध्यान रखिए, हूणों को हराया था। अब स्कंदगुप्त के बाद प्रमाण गुप्त काल में नहीं मिलता, वैसे स्कंदगुप्त के बाद प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन छोटे मोटे राजाओं के बाद कुमारगुप्त सेकंड आप देख लीजिए, क्योंकि कुमारगुप्त फर्स्ट पहले आ गए थे, कुमारगुप्त सेकंड इनके बाद आए, ठीक है। इनकी जानकारी वैसे मिलती नहीं है। स्कंदगुप्त के बाद कोई प्रमाण वैसे मिलता नहीं है। जो राजा हुए थे मेन, आप उनको नोट कर लेंगे, केवल कुमारगुप्त सेकंड। देखो, कुमारगुप्त फर्स्ट तो पहले आ गए थे, अब सेकंड कह रहा हूँ मैं, कुमारगुप्त सेकंड आए थे। और अंतिम हम बात कर रहे हैं, अंतिम लिखा है पुस्तकों में भी जो ज्ञात है, विष्णुगुप्त, ठीक है। अंतिम जो आए थे वो विष्णुगुप्त। अगर बात करें तो गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन थे? विष्णुगुप्त थे। 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गुप्त काल का समय देखिए आप, 319 से 550 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था, बीच में ये था। तो मैंने आपको पूरा एक समरी टाइप की बता दी गुप्त काल में क्या क्या हुआ, ठीक है। गुप्त काल के राजा आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, हूणों का आक्रमण कब हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखिए, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में पता लगता है। प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभलेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। तो अंतिम कौन है? विष्णुगुप्त। स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए उसमें चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, विष्णुगुप्त और भानुगुप्त का भी आता है, लेकिन भानुगुप्त पहले आए थे। अंतिम कौन थे? विष्णुगुप्त। अगर आएगा एग्जाम में गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो विष्णुगुप्त आप करेंगे, ठीक है। विष्णुगुप्त सही माना जाएगा, ठीक है ना। अब आप समझ जाइए, आप समझ गए होंगे हमने कहाँ से पढ़ा, श्रीगुप्त से पढ़ा और विष्णुगुप्त अंतिम पढ़े। गुप्त काल के कवि कौन हुए? तो गुप्त काल के कवि हुए फ्रेंड्स कालिदास, नोट कर लेंगे, भारवी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र वाले। भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखी है, किरातार्जुनीयम। शूद्रक, इनका नाम आया था शूद्रक। मृच्छकटिकम लिखी है इन्होंने। दंडी, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, ठीक है। दंडी की रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। वात्स्यायन, वात्स्यायन भी लिख देंगे। वात्स्यायन, ठीक है। तो वात्स्यायन भी लिख देंगे, कवि हुए हैं वात्स्यायन ने। कामसूत्र लिखी है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री हुए हैं। वराहमिहिर, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी है, ठीक है। आर्यभट्ट भी काफ़ी प्रसिद्ध उस समय खगोल शास्त्री हुए हैं, ठीक है। गणितज्ञ, सूर्य सिद्धांत लिखी है आर्यभट्ट ने, किताब सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट लिख लो। धन्वंतरी नवनीतिकम लिखी है, आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरी भी इसी समय हुए हैं। देखिए आप, तो गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कर आप समझ रहे होंगे, इस समय प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध कवि, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है, ठीक है। तो इस समय प्रसिद्ध कवि हुए थे, इन्होंने अपने अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है ना। इनकी रचनाएं वस्तुनिष्ठ में आएंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको केवल एक अनुमान, अभी केवल आइडिया के लिए बताया कि कौन कौन आए थे, आप समझ रहे होंगे। तो कालिदास ने अनेक नाटक लिखे हैं फ्रेंड्स। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, कुमार सम्मो, इन्होंने इस समय ही लिखे हैं सब, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लेंगे जितना भी है गुप्त काल। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त काल में आप आज हमने पढ़ा संगम काल से लेकर, और गुप्त काल में श्रीगुप्त से लेकर, और अंतिम आज हमने पढ़ा विष्णुगुप्त, ठीक है। बीच में कौन से काम हुए और कौन से आक्रमण हुए, किसने किए, आप इनको नोट कर लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी उसमें हम थोड़ा वस्तुनिष्ठ जो हम करेंगे, वस्तुनिष्ठ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।